ओके सो वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। और आज भी हम एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हैं यहाँ पर, जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम। राइट, तो जैसा नाम है बिल्कुल वैसे ही इसका एक्सप्लेनेशन है। ऑलराइट, तो सैंडविच थ्योरम बेसिकली सबसे पहले हम लिमिट्स के अंदर यूज करते हैं, बट सरप्राइजिंगली इनफ लिमिट्स के अलावा हम बहुत सारी फील्ड्स में और बहुत सारे डोमेन्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सैंडविच थ्योरम समझेंगे और देखेंगे कि लिमिट्स की दुनिया से बाहर निकलकर भी हम कहां कहां इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बेसिक आइडिया लिमिट्स ही है, लिमिट्स पे अप्लाई करेंगे, लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन के अलावा, लिमिटिंग वैल्यूज कैलकुलेट करने के अलावा हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लिमिट से रिलेटेड है और हम उसे सैंडविच थ्योरम के साथ यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सैंडविच थ्योरम में सैंडविच क्या होता है? सैंडविच में ऊपर एक ब्रेड होती है, ऑलराइट, और नीचे भी ब्रेड होती है और बीच में कोई स्टफिंग होती, कोई भी मसाला होता है। राइट, तो इस ब्रेड के बीच में ये मसाला है। अभी मान लो आपने जब इसे क्राफ्टर में डाला तो ये थोड़ी सी प्रेस हो गई, मतलब यहां पर इधर बीच में से ये थोड़ी सी प्रेस हो गई, ये ब्रेड अब इस तरह से हो गई, ठीक है। और ये नीचे वाली ब्रेड जो है ये भी थोड़ी सी इस तरह से हो गई, ऊपर नीचे से थोड़ा सा हमने इसे पिचका दिया है ना, दबा दिया ऊपर नीचे से। तो होगा क्या कि ये ब्रेड दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच करने लग जाएंगे, ऑलमोस्ट, है ना। पहले तो मसाला था, बीच में स्टफिंग थी, अब तो टच करने लग गए। तो जिस जिस मोमेंट पर ये दोनों टच करने लग जाए, जिस इंस्टेंट पर ये दोनों टच करने लग जाते हैं, वहां पर ये जो बीच की स्टफिंग है वो भी इन्हीं ब्रेड के कांटेक्ट में होगी। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि ऊपर की ब्रेड, नीचे की ब्रेड और बीच का जो स्टफिंग है, बीच का जो मसाला है, वो ऑलमोस्ट कांटेक्ट में आ चुके हैं। सेम चीज फंक्शंस के साथ भी होती है। जैसे सपोज मान लो ये एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन है ना, और ये एक और कोई दूसरा फंक्शन है इस तरह से। अब अपन एक नया एक थर्ड फंक्शन डिजाइन करते हैं जो इसके बीच में इस तरह से फंसा हुआ है, इसी के बीच में इस तरह से कैद है ना। थोड़ा सा और प्यार से बना देते हैं इसे, इस तरह से। तो ये फंक्शन अपन ने यहां पर इस तरह से डिजाइन कर दिया जो इन दोनों के बीच में इस तरह फंसा हुआ है। अब अभी के लिए क्या करते हैं, इसे gx नाम दे देते हैं। gx कोई फंक्शन है, fx कोई फंक्शन है और hx कोई फंक्शन। तो यहां पर आपको लग रहा है ये सैंडविच जैसा शेप है, ये जो gx है ये हमारी बेसिकली ऊपर वाली ब्रेड है, hx जो है वो अपनी नीचे वाली ब्रेड है, और fx बीच का मसाला है, बीच की स्टफिंग है जो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। अब क्योंकि टॉप वाली ब्रेड सबसे ऊपर होती है तो gx ऑलवेज fx और hx से बड़ा है, ठीक है। बॉटम वाली ब्रेड hx सबसे नीचे रहती है तो वो fx gx दोनों से हमेशा छोटा है। और ये जो fx है, ये fx बेसिकली इन दोनों के बीच में यहां पर कैद है, इन दोनों के बीच में इस तरह से फंसा हुआ है। तो hx नीचे वाली ब्रेड, फिर बीच की स्टफिंग, बीच का मसाला fx और उसके बाद gx। तो हर पॉइंट पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप देखोगे, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप देखोगे तो हमेशा hx नीचे है, fx ऊपर है, gx सबसे ऊपर है, ठीक है। जब ये चीज, ये इनइक्वालिटी इस तरह से पॉसिबल है, तभी हम इसको एक सैंडविच मान सकते हैं और तभी हम अपनी सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो जब ये कंडीशन, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा, तब हम सैंडविच थ्योरम को ला सकते हैं। पर सर सैंडविच थ्योरम क्या है? सैंडविच थ्योरम बस इसी की बात करती है कि मान लो थोड़ा सा टोस्टर में सही से नहीं रखा सैंडविच और बीच में से ऐसी ब्रेड दोनों पिचक गई, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, इस इंस्टेंट पर देखो, यहां पर इसको मान लेते हैं x बराबर a। इस x बराबर a पर gx, fx और hx इन तीनों की वैल्यू टकरा रही है, इन तीनों की वैल्यू सेम हो रही है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है कि hx से fx बड़ा है, fx से gx बड़ा है, अब किसी x इक्वल टू a पॉइंट पर अगर h ऑफ a की वैल्यू और g ऑफ a की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, सपोज अपन इसको कोई वैल्यू k मान लेते हैं, h ऑफ x फंक्शन में x बराबर a रखा तो इसकी वैल्यू k निकल कर आ गई, g ऑफ x फंक्शन में अपन ने x बराबर a रखा तो इसमें वैल्यू भी k निकल कर आ गई। तो नीचे वाली ब्रेड और ऊपर वाले ब्रेड, नीचे वाले फंक्शन ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई है। इसका मतलब क्योंकि
क्योंकि अब ये दोनों ब्रेड एक दूसरे को टच कर रही है, तो बीच की स्टफिंग, बीच का मसाला भी इन्हें टच करेगा, तो इस fx की मजबूरी हो जाती है, उस पर ये कंपल्शन है। इस ग्राफ से देख सकते हो, इस डायग्राम से देख सकते हो, ये बेचारा फंस चुका है, ये भी k है, ये भी k है वैल्यू वाइज, तो f ऑफ x को भी मजबूरी में k के बराबर होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता इसके पास। लिमिट्स में इसको किस तरह लिख देते हैं, लिमिट्स में हम इसको थोड़ा सा बस लिमिटिंग फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे यहाँ x इक्वल टू a रखा है ना, लिमिट में हम इसे क्या लिख देंगे, लिमिट ऑफ x टेंड टू a। मतलब जब फंक्शन hx x बराबर a की तरफ जाता है तो उसकी क्या वैल्यू आती है, जब फंक्शन gx पर भी लिमिट लग जाए, यानी लिमिट x टेंड टू a gx। तो लिमिट x टेंड टू a hx और लिमिट x टेंड टू a gx अगर दोनों k के बराबर आते हैं तो बिल्कुल सही समझा आपने, लिमिट x टेंडिंग टू a fx इसको भी k के बराबर आना ही पड़ेगा, इसके पास और कोई चॉइस नहीं। तो सर इसकी जरूरत क्या है, लिमिट तो हम fx की निकाल लेंगे, बिल्कुल सही बात है, जहां पर निकाल सकते हैं वहां सैंडविच थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। बट ऐसे सर्टेन केसेस आएंगे, ऐसे सर्टेन सिनेरियोज आएंगे, स्पेसिफिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी अपन 3 एग्जांपल्स देखेंगे। स्पेसिफिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब हम फंस जाएंगे, हम इतनी आसानी से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे लिमिट नहीं निकाल सकते, किन सिनेरियोज में भी बात करेंगे। तो वहां पर अपन को fx गिवन होगा, hx gx आपको नहीं देंगे, वो नहीं बताएंगे कि ये लो बेटा आपका मसाला है, ये ब्रेड में देता हूं, ये ब्रेड एक और आप ले लो और अब आप सैंडविच थ्योरम, नहीं, कहीं पर भी आपको नहीं बताया जाएगा कि सैंडविच थ्योरम लग रही है। वो आपको रियलाइज करना है, वो क्वेश्चन देखकर आपको समझना है, और जब आप समझ लोगे तो आप ही को gx और hx सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसा कि जो गिवन फंक्शन fx है वो इसके बीच में फंस जाए। और फिर जब हम x टेंड टू a पर लिमिट, जो हमें तो ये बोला गया होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx निकालो, तो हम gx hx दोनों पर ये लिमिट लगाएंगे और हमारा आंसर अगर सेम आया तो हम खुशी खुशी बोल सकते हैं, खुशी खुशी क्लेम कर सकते हैं कि fx पर भी लिमिट x टेंडिंग टू a वही आएगी जो gx और hx पर आ रही है। ये बेसिकली आपकी सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो ये लिमिट्स के रेस्पेक्ट में समझाई जाती है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि जब तक ये क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं आया था तब तक इस सैंडविच थ्योरम की कोई वैल्यू, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस थी नहीं, और अभी 17 मार्च की शिफ्ट 1 में ये जेईई मेंस के अंदर आ गया, तो अब इसको भी सभी सीरियसली लेंगे, ठीक है। तो इसको अब अपन क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस करने के बाद, जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में बोला था कि कैसे डायरेक्टली लिमिट बेस्ड क्वेश्चन से अपन बाहर निकलकर और चीजें देख सकते हैं, तो अपन 4-5 क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया तो हर क्वेश्चन पर आप एक बार पॉज करेंगे, एक बार खुद से ट्राई करेंगे, है ना, और फिर अपन उसका डिस्कशन करेंगे। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ये सैंडविच थ्योरम थी और अब अपन आ जाते हैं सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चंस के ऊपर। और तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, एकदम ही बेसिक क्वेश्चन। चलो, और तो लेट स्टार्ट। और अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये उसके अंदर आया था जेईई मेंस के अंदर, एग्जैक्टली एक्स नहीं था, आर था, क्वेश्चन में लिख रहा हूं। अच्छा, क्वेश्चंस पर आने से पहले एक छोटी सी बात ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, आई होप आपको सभी को आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट होती है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 4.3, तो ऐसा इंटीजर, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 4.3 से जस्ट छोटा है तो वो हो जाता है 4, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 ये हो जाता है 1। अगर खुद इंटीजर है तो फिर वो सेम ही रहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इज इक्वल टू 2। अगर नेगेटिव है तो भी वही करेंगे, -2.3 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, -3, तो यहां पर आंसर अपने पास आ जाएगा -3। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी है और आई होप ये आप सबको पहले से आती है। तो अपन लिमिट के क्वेश्चन पर आते हैं, और लिमिट के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चंस दिखेंगे, सब में नहीं लगता है, अपन स्पेशल क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें लगती है सैंडविच थ्योरम, तो वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आपको x दिखे तो आप ये ले सकते हो कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x होगा, लेस देन भी या इक्वल टू, है ना। जिन्हें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर उन्हें ये पता है, और x-1 से ये हमेशा बड़ा होता है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x-1 इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू x।
ठीक है, एग्जैक्टली ये होता है। लिमिट्स के लिए अपन अभी ये यूज करने वाले, तो अपन क्वेश्चन पिकअप करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं। चलो, तो ये जो क्वेश्चन है जो आया था मींस के अंदर भी, वो कुछ ऐसा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस डॉट 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 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx अपॉन n स्क्वायर, ये था। और लिमिट थी n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो x का कोई रोल नहीं है, आंसर जो आएगा, आपकी वैल्यू जो आएगी ऑप्शंस के अंदर x के फॉर्म में, जैसे ऑप्शंस में था 0, x/2, इस तरह से। मेंस में जो आया था वहां x की जगह r था, बस इतना फर्क था। बुक्स जो आप फॉलो करोगे, जहां भी सैंडविच थ्योरम पढ़ोगे, एग्जांपल में आपको एग्जैक्ट सेम एग्जांपल मिलेगा और वही चीज उठाकर उन्होंने एग्जाम में भी डाल दी थी मार्च शिफ्ट के अंदर। तो इसे देखो और अब वही चीज सोचो जो हमने अभी पढ़ी है। हमने क्या बोला है? हमने बोला बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी बात करते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू x, और x माइनस 1 से बड़ा है, पर लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा देंगे तो भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसी तरह 2x के लिए भी कर दो। 2x जो है बेटा, ये 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x से 2x बड़ा है, और 2x माइनस 1 से ये बड़ा है। और ये वाली जो सिचुएशन है, ये जो सिनेरियो है, ये हम हर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए अप्लाई करते जाएंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट nx जो है हमारे पास, उसमें भी हम ये लेंगे कि ये nx माइनस 1 से बड़ा होगा, लेकिन nx से छोटा। तो अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें इन सब का सम चाहिए, तो हम इन सारी इनइक्वालिटीज में लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इन सबको ऐड करें, अगर हम यहां पर इन सबको ऐड करें, तो आप देखेंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1, इस तरह से nx माइनस 1, यहां तक ये कहानी आएगी। और इससे क्या बड़ा होगा? ये वाला सम जो हमारे यहां न्यूमरेटर में क्या चीज है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर nx तक का ये पूरा सम। और इससे भी बड़ा क्या हो जाएगा, इन सब का सम, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x से लेकर कहां तक, लास्ट इधर nx तक। तो यहां हम ले लेंगे nx तक इसे। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड लिमिट अप्लाई करनी है। हमने यहां डिवाइडेड बाय n स्क्वायर बोला है, तो हम इधर भी n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, बीच में भी n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, और इधर भी n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि ये तो अपन ने प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमें पूछी गई है, ये इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है। पर तब तक सैंडविच थ्योरम का कोई सेंस नहीं है जब तक दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं आती है ना। तो दोनों की सेम आनी चाहिए, तो अपन चेक कर लेते हैं कि सेम आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो अच्छा, ये आपको पता है ना, सम अगर आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है तो आपको पता होगा 1 से लेकर के n तक सारे नेचुरल नंबर्स का सम n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। ये बेसिक फॉर्मूला हम सभी पढ़ते हैं। तो अगर आप इसे यहां पर देखोगे, इन सब का अगर आप सम देखोगे यहां इसके केस में, तो x तो सब में कॉमन है। यहां देखो, इधर ध्यान से देखो बेटा, x तो यहां सब में कॉमन है, तो x ले लेते हैं अपन कॉमन। अंदर आ रहा है 1 से लेकर के n तक का सम, तो इन सब का एडिशन हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, n स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। अब जब आप इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाओगे, तो x कांस्टेंट है, नीचे 2 भी कांस्टेंट है, तो x अपॉन 2 ये तो अलग रह जाएगा, और ऊपर n स्क्वायर प्लस n है, नीचे n स्क्वायर है। सिंपल सी चीज लगाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। जैसे ही लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाएंगे, यहां पर आंसर आ जाएगा x/2। सिंपल लिमिट है, बिल्कुल सिंपल, एकदम हलवा। यहां देखो बेटा, यहां भी सेम कहानी हो रही है। तो अगर मैं स्पेस चाहिए तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं अपन। तो अगर अपन इसे ऐड करेंगे तो यहां क्या होगा, x से लेकर nx तक का सम तो सेम है। क्या आएगा, x से nx तक का सम, x कॉमन है, n प्लस 1/2, और माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये n टाइम्स हो रहा है, x से लेकर nx तक n टाइम्स माइनस वन हो रहा है। तो क्या आएगा, सिंपल, -1 इंटू n। तो यहां आ गया माइनस का n, और नीचे अभी भी आपके पास है n स्क्वायर, और इस बार भी आप क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अच्छा बेटा, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, जैसे अभी अपन ने यहां पर देखा था, इधर भी आपकी वैल्यू आएगी x/2। फिर सर इसका क्या होगा, अरे -n अपॉन n स्क्वायर, n तो बहुत बड़ा है ना, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है,
तो माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर आपका 0 की तरफ चला जाएगा। तो इस पर भी लिमिटिंग वैल्यू x/2, इस पर भी लिमिटिंग वैल्यू x/2, इसका मतलब सैंडविच थ्योरम से इसका आंसर भी x/2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो जनरली जब इस तरह से सीरीज दिखेगी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की एडिशन में, मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू इलैबोरेट करूंगा, तो उसके केस में आप इस तरह से सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं। अपर लिमिट के लिए x 2x 3x nx ये सब ले लें, लोअर लिमिट के लिए x-1 2x-1 3x-1 ये सब ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा आने वाले मेंस में इसी के मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं बेटा, आपको तैयार रहना है ना। जैसे x 2x 3x nx है ना, आने वाले मेंस में कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं एक बार इसे इरेज करके आपको बताता हूं, है ना। इसे हटा देते हैं। ओके, किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं इसे, 1 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर x प्लस 3 स्क्वायर x, एग्जैक्ट सेम कहानी है, एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर है बेटा, सब कुछ परफेक्टली सेम है, नीचे n क्यूब आ जाएगा। तो जैसे आपको 1 से लेकर n तक का सम पता है n प्लस 1/2, उसी तरह सीक्वेंस सीरीज में आपने पढ़ा होगा 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक का सम n प्लस 1 2n प्लस 1/6 आता है। तो यहां पर अब आप इसमें n क्यूब नीचे आ जाएगा, आप जब लगाओगे लिमिट तो वहां पर ये 2/6 बचेगा। आपको ये ट्राई करना है आज घर पर, सेम क्वेश्चन, अब इसकी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी निकालनी। तो अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो आंसर आपका x/3 आएगा। तो ये अब आप ट्राई कर सकते हो। यही चीज वो लोग क्यूब्स के साथ भी कर सकते हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब इस तरह से। ठीक है, तो जैसे जैसे लेक्चर एंड होगा हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर 2 2 3 3 नहीं हो, कोई जनरल पावर k हो 100 101, तब भी अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, और आई होप ये सैंडविच थ्योरम का फंडा आपको थोड़ा सा क्लियर हो। अगर अभी अपन आगे बढ़े और कुछ और अच्छे और आसान क्वेश्चंस देखते हैं जो पोटेंशियल रखते हैं आने का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सिंपल है ना, सैंडविच थ्योरम समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा आसान एग्जांपल है, बट हमें तो समझना है ना। तो लॉग है ln है, ln ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो वैसे हम सबको पता है कि यार ln x से तो x बड़ा ही होता है, तो ये 0 ही आएगा। अपन इसे सैंडविच थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। अपन क्या बोल सकते हैं, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x से कौन बड़ा है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x से कौन छोटा है, x-1। तो यहां पर अपन बोल देंगे कि ln log बेस e को क्या बोलते हैं, ln बोलते हैं, ln x-1 से बड़ा हो जाएगा ln ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इससे बड़ा हो जाएगा ln ऑफ x। नीचे क्या आ जाएगा, यहां पर इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x। पॉजिटिव ही है तो डिवाइड कर सकते हैं, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, पॉजिटिव चीजें तो डिवाइड कर ही सकते हैं। अब तीनों साइड, अब यहां पर भी लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी लगा दो, और यहां पर भी आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लगा दो। अब ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म है बेटा, कैसी फॉर्म है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म। LH लगा सकते हैं, लॉपिटल्स रूल लगा सकते हैं, ln x-1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x-1, और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो यहां एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी रखोगे तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह यहां भी लगा सकते हैं अपन LH, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, ये बन जाएगा आपके पास 1/x, और नीचे यहां पर ये क्या बन जाएगा, x का डेरिवेटिव फिर से अपने पास आ जाएगा 1। फिर से वही कहानी है, x में इंफिनिटी पुट करेंगे, आंसर ये भी 0, तो ये भी 0, ये भी 0, तो बेचारा इसको भी 0 होना पड़ेगा। ये बड़ा सिंपल एग्जांपल है, बट इसे भी सैंडविच थ्योरम से समझा जा सकता है। एक और बहुत प्यारा एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, और फिर एज प्रॉमिस मैं आपको एप्लीकेशन समझाऊंगा कैसे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो इसे इरेज कर देते हैं, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, आप पॉज करके करते रहना बेटा, है ना, क्वेश्चन जहां फिनिश हो जाए आप पॉज करके सॉल्व करते रहना। ठीक है, अभी आपको आइडिया लग चुका है लिमिट इसका, सैंडविच थ्योरम का। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ये ट्राई करेंगे। ये भी अच्छा है बट सिंपल है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। 3/x ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 अपॉन x अपॉन 4। ऑल राइट, तो ये कहानी है आपके पास, और अब आपको इसकी वैल्यू निकाल के बतानी। ठीक है, तो फिर से वही बात है बेटा, देखो अब हो क्या रहा है, अगर अपन डायरेक्टली इनफाइनाइट पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट अपॉन 4 ये भी इनफाइनाइट है, तो अपन को पता नहीं चल रहा है कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या आएगा। और LH आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पे नहीं लगा सकते बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफरेंशिएबल थोड़ी है, सब आप थोड़ी करेंगे।
तो आप इस पर डायरेक्टली एलएच नहीं लगा सकते, बट जब आप इस पे सैंडविच थ्योरम लगाएंगे, है ना, उसके बाद एलएच लग जाएगा। कैसे लगेगा देखते हैं। तो फिर से वही करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x/4 को अगर आप देखो ध्यान से, तो ये x/4 से छोटा होगा, लेकिन x/4 - 1 इससे तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अब अपन इसे क्या लिख सकते हैं, इसी फंक्शन को अपन लिख सकते हैं कि ये 3/x इंटू x/4 - 1, इससे ये बड़ा है। और अगर देखें कि भाई अपर लिमिट क्या होगी, तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी, 3/x इंटू x/4। लिमिट क्या लगानी है, इधर भी लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी, इधर भी लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी। क्या लगाओगे यहाँ लिमिट, सर x ही कैंसिल हो गया, हाँ होने दो, 3/4 आ गया आंसर, x ही कैंसिल हो गया ना, एक्सटेंड टू इंफिनिटी किस में डालोगे, तो यहाँ पर आंसर आ गया 3/4। इधर लगा सकते हो, इधर क्या करोगे, 4 चाहो तो एलसीएम ले लो, तो 3x - 4 अपॉन 4x आ गया। एलएच लगाना है एलएच लगाओ, डायरेक्टली दिख रहा है कि x से डिवाइड कर सकते हो तो वो कर लो, जो करना है कर लो। x टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाओगे तो लिमिट आ गई 3/4, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 3/4। तो आप देख रहे हो बेटा कितने प्यार से और कितनी आसानी से सैंडविच थ्योरम अपनी कितनी सारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की स्पेशली कितनी सारी मुश्किलें सॉल्व कर देता है। ऑलराइट, चलो, तो ये 3 बेसिक एग्जांपल्स हैं, और इस तरह के क्वेश्चन मींस में आ सकते हैं, क्योंकि अभी अगर एक बार सैंडविच थ्योरम आ चुका है तो अब उसे कोई नहीं रोक सकता, वो वापस भी आ सकता है। और एडवांस के लिए तो डेफिनेटली ये पढ़ते भी है अपन, है ना, बट मेंस के अंदर आया तो ये अच्छा लगा मुझे देख के कि डाइवर्स वैरायटी, एक लार्जर पूल हो गया ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ गए हैं, तो अब कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो अपन को प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। चलो, तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर अपन आते हैं, तो ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं, मैंने अगेन लिमिट के क्वेश्चन के अलावा भी सैंडविच थ्योरम लग सकती है। तो मैं एक सिंपल समेशन दे रहा हूं, है ना, सिंपल समेशन लिख रहा हूं, सम ऑफ अ फ्यू टर्म्स है, और हम उसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। हमने अगर आप सबने एपी जीपी एचपी पढ़ी है, स्पेशली उन लोगों के लिए, तो एपी जीपी एचपी का कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लगा सकते, बट सैंडविच थ्योरम से बहुत केयरफुली और बहुत प्यार से इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है मेरा, तो इसे देखेंगे अगर आप, समेशन 1/√n n इक्वल टू 1 से लेकर के 49, इसकी वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, निकालनी। तो हम इसका ब्रीफ आइडिया या रफ एस्टिमेशन लेने की कोशिश करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भाई 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 से लेकर 1/√49। कोई एपी, कोई जीपी, कोई एजीपी, कोई स्पेशल सीरीज, कोई कुछ भी नहीं सिखाता, बट हम इसे बहुत बहुत केयरफुली चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए अपन क्या करते हैं, 2/√n लिख देते हैं, है ना। आप चाहो तो हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो अभी भी ये वही है। मैं अभी के लिए इसी को सॉल्व कर देता हूं, 2/√n को इसके केस में। तो यहां पर क्या किया जा सकता है, ठीक है, जैसे अगर आपके पास ये है, डिनोमिनेटर में है √n, ठीक है, तो इसे 2√n बना देते हैं। क्यों बना रहा हूं मैं बताऊं। तो आपको पता है कि √n से √n+1 बड़ा होगा, नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे, और √n-1 से बड़ा होगा, ऐसा सीन, ठीक है। तो अगर अपन कोई बहुत सिंपल सी बात देखें तो अपन ये देख सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा, √n प्लस √n-1 इससे बड़ा होगा √n प्लस √n, और इससे बड़ा होगा √n प्लस √n+1। ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो सबको पता है, डायरेक्टली दिख रहा है सब। अपन इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इस पर मैं 1/√n के समेशन पर मैं दोबारा आऊंगा, 1/√n के समेशन पे मैं दोबारा आऊंगा। पहले अपन अपना सैंडविच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ब्रेड्स आई है, अभी मसाला भरेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो इक्वालिटी शिफ्ट हो जाती है, तो अपन रेसिप्रोकल कर देते हैं इसके केस में यहाँ पर। तो 1/√n प्लस √n-1 is greater than 1/2√n, and this is greater than 1/√n प्लस √n+1, ठीक है। मैं इधर n+1 लिख देता हूं और इधर n ही रहने देता हूं। ये लेने का, ये करने का एक बहुत स्पेशल और बहुत शानदार रीजन है, जब हम रैशनलाइज करेंगे तब समझ आएगा।
तो अपन 1/2√n है ना, इसी का समेशन कर देते हैं n इक्वल टू 1 से 49। लेफ्ट साइड में भी कर देते हैं, राइट साइड में भी कर देते हैं। तो इधर और इधर वैल्यू निकालना आसान है, इधर नहीं निकाल सकते। 1/√n का डायरेक्ट समेशन नहीं कर सकते n बराबर 1 से 49। तो अपन 1/2√n का समेशन कर रहे हैं। 1/2√n का समेशन करने के लिए अपन ने पहले ये ब्रेड्स तैयार करी और फिर अब अपन ने ये फंक्शन तैयार कर दिया। तो ये अपना gx fx hx ये तैयार है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसका रैशनलाइजेशन समझा रहा हूं, वो वाला आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है। इसका रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं इधर देखेंगे। 1/√n प्लस √n माइनस 1 इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में बस साइन चेंज कर देते हैं रैशनलाइजेशन के लिए। तो अगर आप इसे रैशनलाइज करोगे तो न्यूमरेटर में ये आ जाता है अपने पास, और डिनोमिनेटर में √n का स्क्वायर माइनस √n माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये रैशनलाइज होकर बेसिकली क्या बन जाएगा बेटा, ये रैशनलाइज होकर बन जाएगा n इक्वल टू 1 से लेकर 49, और यहां पर आ जाएगा अपने पास क्या, √n माइनस √n माइनस 1। ये अपन को निकालना है, इससे ये बड़ा है। इधर भी रैशनलाइज कर दो, यहां पर क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 1 से लेकर 49 √n प्लस 1 माइनस √n, ये अपने पास आ गया, ठीक है। तो ये इसके बीच में सैंडविच्ड है, जो इसकी वैल्यू आएगी वो इससे छोटी आएगी और इससे बड़ी आएगी, ठीक है। इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना, इनकी वैल्यूज अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होंगे कैसे, एक बार वैल्यूज रखना शुरू करते हैं, जैसे ही वैल्यूज रखेंगे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आता है। तो अपन 1 से स्टार्ट करते हैं यहाँ, तो क्या आएगा, √1 माइनस √0, अब 2 रखो, √2 माइनस √1, 3 रखो, √3 माइनस √2, इस तरह से 49 रख दो बेटा, √49 माइनस √48। जब अब आप इन सबको ऐड करोगे समेशन में तो ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे सारे के सारे, बस √0 माइनस का √49 प्लस का ये बचेगा √49 7। तो इसका आंसर आ गया 7, मतलब ये 1/2√n का समेशन 7 से छोटा है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं √n प्लस 1 माइनस √n की, यहां पर रखना शुरू करो वैल्यूज, आप इधर शुरू करो, 1 रखो यहां पर सबसे पहले, तो यहां पर क्या आएगा, √2 माइनस √1, 2 रखो, √3 माइनस √2, 3 रखेंगे यहाँ, √4 माइनस √3, और फाइनली जब आप 49 रखेंगे तो √50 माइनस √49 आएगा। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, √50 माइनस √1, ठीक है। तो ये √57 पॉइंट समथिंग है, और माइनस 1 करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग। तो हम इस सीरीज का एग्जैक्ट सम तो नहीं निकाल पाए, बट हमने इसे सैंडविच करके एक रेंज निकाल दी। तो ये रेंज निकालने की बहुत शानदार ट्रिक है ना, समझ लो रेंज निकालने की निंजा टेक्निक है। और यही चीज आप जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, है ना, अगर आपने पढ़ लिया है 12th में तो आपको पता होगा, जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब इंटीग्रेशन की इनइक्वालिटीज देखते हैं तो ऐसा ही करते हैं। तो ये आइडिया कहां से आता है, ये आइडिया सैंडविच थ्योरम से निकल के आता है। तो 1/√n, अच्छा 1/√n के समेशन के लिए अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1/2√n था, तो अपन ने 1/2√n को इन दोनों के बीच में सैंडविच किया, और इन दोनों को निकालना आसान था, रैशनलाइज करके वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, और उसके बाद अपन ने इसे वैल्यूज निकाल ली और बोला कि भाई ये 7 से तो छोटा है और √50 माइनस 1 से बड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ना, ये बहुत प्यारा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं एडवांस में, बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन थी जो मैं आपको सीरीज के सम में बताना चाहता था, रेंज निकाली जा सकती है। और अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं जो मोर ऑफ ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में आने के चांसेस नहीं होते इस तरह के क्वेश्चंस के, बट स्टिल हम एक बार देखते हैं, सैंडविच थ्योरम की ब्यूटी को समझते हैं कि सैंडविच थ्योरम कितना अच्छा और कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन एक सर्कल की बात करते हैं और लैटिस पॉइंट की बात करते हैं। लैटिस पॉइंट टर्म अगर छोड़ भी दें, लैटिस पॉइंट मतलब ऐसा कोऑर्डिनेट जिसके x और y कोऑर्डिनेट दोनों इंटीजर्स हैं, जैसे 1,1, 2,2, 2,4, -1,2, ½ 1 नहीं लेना, दोनों पॉइंट्स इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए।
तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगर टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली एक बार लैंग्वेज लिख देते हैं, तो क्वेश्चन लिख लेंगे एक बार और सोचना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। तो लेट एफ ऑफ आर बी द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स। तो कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ आर, वो बता रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स inside a circle of radius r, inside a circle of radius r with center at origin, with center at origin 0,0। ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब है x और y कोऑर्डिनेट दोनों आपके इंटीजर्स हैं। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है इसमें, लिमिट r टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ r अपॉन पाई r स्क्वायर। सोच भी नहीं सकता ना कोई लिमिट, यहाँ सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन होगा। चलो तो इसे समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने एक सर्कल लिया है r रेडियस का, सर्कल है रेडियस r और लिमिट इंफिनिटी लगी हुई, तो बहुत बड़ा सर्कल है। ठीक है, तो रेडियस r का अपन ने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन ही है 0,0, सेंटर अपना ओरिजिन ही है। तो इसके अंदर कितने सारे कोऑर्डिनेट आएंगे, जैसे मान लो रेडियस 10 है, तो कितने सारे इंटीग्रल पॉइंट आएंगे, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2,1, 2,2, 3,1, 9,1, बहुत सारे नेगेटिव में भी आएंगे। हर क्वाड्रेंट में आपके पास बहुत सारे इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट आएंगे, हम उन्हें फिजिकली काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, बट आपको अब ये लिबर्टी दे दी कि r जो है ये इंफिनिटी, r जो है ये इंफिनिटी, तो अब आपको f ऑफ r अपॉन पाई r स्क्वायर इसकी वैल्यू निकाल के बतानी। तो अपन एक बहुत शानदार टेक्निक यूज करने वाले हैं, हाँ रेड पेन ले लेते हैं एक सेकंड इसको बताने के लिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं, तो मैं एक बार क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, मैं सर्कल वापस बनाऊंगा और फिर सैंडविच थ्योरम लगाएंगे। आइडिया लग गया क्वेश्चन का आपको, है ना, आइडिया ये लग गया कि r रेडियस का सर्कल है, इसमें कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स x और y कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हैं। तो ये अपन को सोचना है, काउंट नहीं कर सकते बैठ के, सीरीज नहीं बना सकते, बट सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं, बहुत प्यारा तरीका है। सुनो, तो सपोज ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये अपना सर्कल है, ऑल ठीक है, ये ओरिजिन है अपने पास 0,0। अपन क्या कर रहे हैं, हर एक इंटीग्रल पॉइंट, हर एक लैटिस पॉइंट पर जिसके x और y कोऑर्डिनेट एक इंटीजर है, हम 1x1 एरिया का एक स्क्वायर बना देंगे। आपको पता है बचपन में जब आपने पाई आर स्क्वायर एरिया निकालना सीखा था, तब वो पाई आर स्क्वायर एरिया जब सिखाया था, उससे पहले एनसीईआरटी में एक पेज था जब आपके सर्कल को उन्होंने लाइंस में कट किया था और आपने अप्रोक्सीमेट एरिया काउंट किया था, याद है किसी को? हम स्क्वायर्स ऐड कर करके सर्कल का एरिया निकालते थे। आज वापस जाते हैं अपन 6th-7th क्लास में। तो जैसे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जैसे 1,0 एक लेटिस पॉइंट है, 2,0 भी होगा, 3,0 भी होगा, इसी तरह मान लो कोई और है 1,1 भी होगा, लेट्स से 4,9 निकल के आ रहा है, ये भी होगा, बहुत सारे पॉइंट है ना, -3,2 हो गया सपोज, बहुत सारे पॉइंट। हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पर एक 1x1 का स्क्वायर बना देंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस सर्कल को डिवाइड कर देता हूं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस में और वर्टिकल लाइंस में, ऐसे। ये एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं है, एनीवेज चलो, तो अपन ने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, इस तरह से। मतलब काफी सारे बनेंगे, रफ आइडिया। अब अपन यहाँ क्या करने वाले, हर एक लैटिस पॉइंट पर, जैसे जहां पर भी ये, जैसे आपका ग्राफ पेपर है ना, आप बस ये समझ लो कि आपने ग्राफ पेपर पे सर्कल बना दिया, दैट्स इट, सारी कहानियां, सारे दुख दर्द दूर। अब जैसे मान लो 1,1 एक इंटीग्रल पॉइंट है, अपन इस पर 1x1 1 एरिया का एक स्क्वायर बनाएंगे। कैसा स्क्वायर बनेगा, वो ऐसा, ये स्क्वायर बन गया एक इधर, अपन इसे शेड कर देते, ठीक है। इसी तरह अपन ने यहाँ पर ये जो 2,1 था, अपन ने यहाँ पर भी इस तरह से 1 एरिया का इसके अराउंड, इसको सेंटर मानकर एक स्क्वायर बनाया। इसी तरह सपोज अगर यहाँ कोई इंटीग्रल कोऑर्डिनेट था, तो इधर भी अपन ने 1 एरिया का स्क्वायर लिया, यहाँ भी 1 एरिया का स्क्वायर लिया, इधर भी 1 एरिया का स्क्वायर लिया, और ये चीज अपन ने पूरे सर्कल में कर दी। तो
पूरे सर्कल में कर रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आएगी एंड पॉइंट्स पर, इधर यहां पर। अब इसके आगे जाने में दिक्कत आएगी, जैसे यहां से यहां चले जाएंगे उस केस में अपन को दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, यहां पर आते ही हमें प्रॉब्लम फील होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पर अपन क्या करते हैं, अपन को तो इसके एरिया से मतलब है, क्योंकि हर एक इंटीग्रल पॉइंट को अपन वन स्क्वायर 1 यूनिट का एरिया का स्क्वायर दे रहे हैं, तो टोटल जितने भी इन बॉक्सेस का एरिया है उतने इंटीग्रल पॉइंट्स है। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपना स्टेटमेंट, हर इंटीग्रल पॉइंट पर अपन क्या कर रहे हैं, एक 1 यूनिट का 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर बना रहे हैं। तो जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स है अपन सब पर इस तरह से स्क्वायर्स बनाते जाएंगे, सब पर इस तरह से स्क्वायर्स बनाते जाएंगे, पूरे सर्कल को कवर कर लेंगे। तो जितना एरिया वो स्क्वायर्स मिलकर कवर कर रहे हैं, क्योंकि हर स्क्वायर का एरिया 1 है, तो उतने ही लैटिस पॉइंट्स है, उतने इंटीग्रल पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं कि अपन को क्या निकालना था, एफ ऑफ आर अपॉन पाई आर स्क्वायर, और आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। तो अपन बेटा यहां बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर्स, जैसे यहां पर स्क्वायर बनेगा, यहां स्क्वायर बनेगा, बट अल्टीमेटली यहां आकर कहीं ना कहीं एक ऐसी बाउंड्री रहेगी जहां पर अपन ये स्क्वायर्स नहीं बना पाएंगे। अंदर वाले एरिया में तो स्क्वायर्स बनेंगे, बाहर वाले एरिया में स्क्वायर्स नहीं बनेंगे, बहुत छोटी सी बाउंड्री होगी। मैं तो आपको बड़ा दिखा रहा हूं, सब जगह स्क्वायर्स बनते जाएंगे, जहां जहां भी इंटीग्रल पॉइंट्स आएंगे 1 एरिया ऐड होता रहेगा, बट यहाँ एक छोटी सी स्ट्रिप जैसी रह जाएगी। आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बहुत मजा आएगा इसे, ठीक है। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ आर, ये जो सारे स्क्वायर्स मिलकर ये जो एरिया बना रहे हैं, ये पाई आर स्क्वायर से तो छोटा होगा, क्योंकि पूरा सर्कल कवर नहीं हो पा रहा है, तो पाई आर स्क्वायर से छोटा है। तो यहां पर अपना बड़ा वाला फंक्शन ये आ गया। छोटे वाले के लिए मैं बहुत क्लेवर टेक्निक यूज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ठीक है ना, अरे आपको इधर दिक्कत आ रही है ना, यहां पर मान लो इस स्ट्राइप में दिक्कत आ रही है, रेडियस तो इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रेडियस है, मैं रेडियस से थोड़ा सा हिस्सा कम कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक नया सर्कल कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। ये बाहर तो रेडियस आर का सर्कल था ही, ये बाहर वाला रेडियस आर का सर्कल तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे यहां पर स्क्वायर्स बन रहे होंगे ना, ऐसे बहुत सारे स्क्वायर्स, बस इधर आकर उनको दिक्कत आ रही, बाकी तो कितने सारे स्क्वायर्स बन रहे होंगे हर एक लैटिस पॉइंट। तो मैं कहता हूं ठीक है, आपको क्या लगता है, ये क्योंकि 1 यूनिट का स्क्वायर का क्या बोलते हैं, 1 यूनिट स्क्वायर का इसका एरिया है, तो यहाँ पर कितना, कहीं 0.5, कहीं 0.7, कहीं 1, कहीं 0.9, ऐसा गैप होगा। तो मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं ना, इतने से 1 सेंटीमीटर में दिक्कत है इधर सब जगह एंड पॉइंट्स पर, इस 1 सेंटीमीटर में आप जज नहीं कर पा रहे, मैं कह रहा कोई दिक्कत नहीं, आप 10 सेंटीमीटर अंदर आ जाओ और यहां पर r-10 रेडियस का एक सर्कल बना लो, r-10 रेडियस का सर्कल, सारे स्क्वायर्स मिलकर इसको कवर कर रहे होंगे, कुछ स्क्वायर्स इधर बाहर भी होंगे जो अपने ओरिजिनल सर्कल के स्क्वायर्स हैं, बट इतना हमें जरूर पता है कि इस सर्कल के पूरे एरिया को ये स्क्वायर्स मिलके कवर जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि स्क्वायर्स तो इधर तक आ रहे हैं, स्क्वायर्स तो इधर तक आ रहे हैं, बाहर तक आ रहे हैं। तो r-10 रेडियस का सर्कल लेकर अगर अपन ने एक सर्कल बनाया भी है r-10 रेडियस का, तो ये जितने भी स्क्वायर्स हैं इसको तो पक्का कंप्लीटली कवर कर रहे होंगे। तो हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स जो हैं वो मिनिमम इतना तो हो ही जाएगा कि पाई r-10 स्क्वायर से बड़ा हो, इतना तो बोल ही सकते हैं अपन, है ना। पाई ऑफ r-10, आपको 10 नहीं पसंद आप 1000 ले लो, पाई r-1000 स्क्वायर एरिया से तो ज्यादा एरिया ये स्क्वायर्स कवर कर ही रहे हैं, है ना। और जो एरिया है वही नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है, क्योंकि एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज रिलेटेड टू 1 लैटिस पॉइंट। तो कितना प्यारा तरीका लगा बेटा सैंडविच थ्योरम में। अब अपन लिमिट लगा देंगे, अब अपन लिमिट लगा देंगे कि इससे एफ आर अपॉन पाई आर स्क्वायर बड़ा है और एक्चुअल पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर से ये छोटा है। तो अब अपन ने लिमिट लगाई, जैसे ही r टेंडिंग टू इंफिनिटी, पाई पाई तो कट गया, इधर आंसर आ गया 1, इधर भी r-10 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर में जैसे ही आप r टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू मिल गई 1। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जेईई में, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि कैसे हम ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशंस में भी इस इतनी अच्छी और ब्यूटीफुल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ग्रैस्प करने में, एक बार अगर आप वापस 5 मिनट्स रिप्ले करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आइडिया बता देता हूँ ब्रीफली क्या किया था। हमें देखना था r रेडियस के सर्कल में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके x और y कोऑर्डिनेट इंटीजर हैं,
तो अपन ने हर लैटिस पॉइंट पे जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट इंटीजर है वन वन यूनिट एरिया का स्क्वायर बनाया, ऐसा पूरे सर्कल में किया। तो हमने कहा कितने भी स्क्वायर आप बना लो यहाँ, पाई आर स्क्वायर पूरा तो कवर कर नहीं पाएंगे, यहाँ पर तो कुछ पोर्शन बच जाएगा। लेकिन हमने कहा कि अगर पूरा नहीं कवर कर पाए, एफ आर जो होगा वो पूरा पाई आर स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर अपन एक अंदर छोटा सर्कल बनाते हैं r-10 रेडियस का, उसके एरिया से तो बड़े हैं ना, उसके रेडियस से तो बाहर ही जा रहे हैं स्क्वायर, तो इस एरिया से ये बड़े हैं और पाई आर स्क्वायर से छोटे हैं। अब लिमिट लगा दिया, आंसर 1। बड़ा सिंपल है, बस विजुअलाइज करना पड़ेगा, ये ट्रिक सोचनी पड़ती कि हम क्यों बना रहे हैं स्क्वायर्स। ठीक है, ये ओलंपियाड की प्रॉब्लम्स होती है इस तरह की। ओके, और एक लास्ट और एक बोनस क्वेश्चन आप सबके लिए, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लिमिट एज अ सम आता है बेटा, है ना, जिनको लिमिट एज अ सम आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है। अगर आपको लिमिट एज अ सम आता है तो ही आप इस पोर्शन को वॉच करें और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कैसे लिमिट एज अ सम और सैंडविच थ्योरम मिलकर एक साथ एक्ट करती। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, मैं आपको किसी भी पावर के लिए बता दूंगा ये कहानी, तो अपन एक रैंडम पावर के लिए ट्राई करते हैं। वही क्वेश्चन जो अपन ने पहले किया था, लेट्स से 1 की पावर 100x प्लस 2 की पावर 100x प्लस, बाकी बच्चे भी जो देख रहे हैं मैं एंड आंसर बता दूंगा आपको, अभी के लिए याद रख लेना, बट ये तरीका अच्छा नहीं है। एंड आंसर बता दूंगा आपको कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, लास्ट में आंसर आ जाएगा, हर बार आएगा, चिंता मत करो अगर इसी फॉर्म का क्वेश्चन है तो। बट अभी के लिए रट लेना, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में समझना, क्योंकि और भी वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं दुनिया में। 3 की पावर 100x और इस तरह से लेकर सपोज n की पावर 100x है, ठीक है, नीचे n की पावर 101 होगा। जो पावर है ना बेटा, उससे एक ज्यादा होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, हमेशा हमेशा देख लेना आप, कभी भी कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखे। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, अगर इससे छोटी होगी पावर, जैसे n की पावर 100 या ऐसा कुछ, तो ये इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा, और अगर इससे बड़ी होगी तो 0 आ जाएगी। क्यों, सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, जिन लोगों को सिर्फ ट्रिक जाननी है उनको मैं ट्रिक बता दूं, नहीं पहले एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं, ट्रिक क्लास में देख लेंगे। तो कंसेप्ट इस चीज का ये है कि लगाएंगे अभी भी अपन वही सैंडविच थ्योरम में, तो यहां पर अपन बोल देंगे कि इससे क्या बड़ा है, ये जो भी अपना फंक्शन लिखा हुआ है इससे क्या बड़ा होगा, डायरेक्टली ये हटा दो, x कॉमन ले लो, 1 की पावर 100, 2 की पावर 100, इस तरह से n की पावर 100 तक, और नीचे आ जाएगा n की पावर 100, इस तरह से आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। और पहले क्या आ जाएगा, 1 की पावर 100 से लेकर के n की पावर 100x और -1 -1 -1 -1 -1 माइनस n अपॉन n, लिमिट n अपॉन n की पावर 101, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो आपको समझ आ रहा है, ये दिख रहा है कि आंसर सेम आएगा, ये दिख रहा है, चलो है ना, ये दिख रहा है कि n अपॉन n की पावर 101 ये 0 हो जाएगा, तो ये दिख रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। इन दोनों को अगर आप अलग करोगे तो n अपॉन n की पावर 101, n इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 101, n से बहुत बड़ा है, तो ये दिख रहा है ये 0 होगा। तो अल्टीमेटली जो इसका आंसर है वही इसका आंसर आएगा, तो इसको अपन लिमिट एज अ सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिमिट एज अ सम आपको पता है, तो एक बार आप पॉज करके प्लीज सॉल्व करें, और मैं सैंडविच थ्योरम लगाने के बाद अब लिमिट एज अ सम बता रहा हूं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू लिमिट एज अ सम का। ठीक है, लिमिट एज अ सम के लिए मैं इसे क्या करता हूं, अपनी लिमिट जो है ये समेशन में कन्वर्ट हो जाती है, लिमिट जो है वो समेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, लिमिट अभी यहां रहेगी और समेशन यहां रहेगा, समेशन इंटीग्रेशन में बदल देंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और यहां पर है समेशन k की पावर 100 x का, x कांस्टेंट है बेटा, इसका कोई रोल नहीं है, इसको बाहर ही फेंक दो ना, अंदर क्यों रखा हुआ। ठीक है, और नीचे आपके पास है n की पावर 101। तो अपन इसे ऐसे लिख देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन k बराबर 1 से n, एक n को बाहर ले आओ, यहाँ x के साथ x भी पड़ा था इधर, n को यहां लिख दो इधर, और यहां पर आ जाएगा k बाय n की पावर 100। अब जिन्हें पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, उन्हें पता है x तो x ही रहेगा, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 से लेकर 1, और ये इंटीग्रेशन में आप लिख सकते हो y की पावर 100 dy, वेरिएबल y लिया है क्योंकि x बाहर है इसलिए वेरिएबल दूसरा लिया। इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आता है, सिंपल, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन y की पावर 101 अपॉन 101,
अब आप इसमें 0 से 1 लिमिट लगाओगे तो ये 1/101 हो गया। तो इसका आंसर x/101 हो गया। ये उनके लिए जिन्हें लिमिट एज अ सम आता है। ठीक है, सैंडविच थ्योरम से इसमें कन्वर्ट किया, वो कहानी सिंपल थी। अच्छा, ट्रिक ये है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आंसर हमेशा आता है 1/power+1, ऑलवेज 1/power+1। x है यहाँ तो यहाँ x साथ में आ जाएगा। x अगर नहीं होता तो 1/101 होता, x है तो साथ में x भी आ गया, तो ये x/101 आंसर है। ठीक है, जैसे अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था अपन ने, अगर आपको याद हो, तो वहां पर कुछ भी नहीं था, कोई भी पावर नहीं लगी हुई थी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका, और अपन ने इसे सॉल्व करा था। यहाँ पर पावर जो थी वो इसकी यहाँ पर n² थी, और अपन ने इसे सॉल्व करके आंसर 1/2 निकाला था। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो जो 1/2 इंटू एक्स आया था, x/2 जो आंसर है, ये डिनोमिनेटर कहाँ से आ रहा है, सबकी पावर 1 है, तो उसमें +1 करा तो x/2 आंसर आ गया। उसके बाद मैंने आपको बोला था आप घर पे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और आपका आंसर x/3 आएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x तो सब में आ रहा है, डिनोमिनेटर के लिए क्या करते हैं, 1² 2² 3² है तो पावर 2 है, तो 2 + 1 3, तो x/3 आंसर है। 100 वाले के अंदर x/101 आ गया। इसी तरह अगर बेटा आपको ये क्वेश्चन दूं, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, n की पावर 5, x है साथ में और यहाँ 6 है, तो इसका आंसर आ जाएगा x/6। ये सब आता लिमिट एज अ सम से, पर जब तक आप डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते तब तक के लिए छोटी सी ट्रिक है आप सबके लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अपनी जो थ्योरी थी और 2-3 क्वेश्चन थे वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। लिमिट एज अ सम में हमने कैसे किया है ना, जो 1/√n का समेशन हमने कैसे किया, ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो जो सर्कल वाला था ये ओलंपियाड प्रॉब्लम थी, जो आई होप आपको थोड़ा सा मजा आया। ऑलराइट, तो टॉपिक धीरे धीरे हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लिया था, बट मैं चाहता था कि आपको पूरा एक कंप्लीट फ्लेवर, एक कंप्लीट गाइडलाइन मिले पूरी सैंडविच थ्योरम की, ताकि अब आप कोई भी सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा। कोई कोई कमेंट्स, कोई सजेशंस हैं तो प्लीज नीचे आप टाइप करें। और अभी भी 49% व्यूज नॉन सब्सक्राइबर्स से आ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जेई की या किसी भी चीज़ की, तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जितना अच्छा, जितना पॉजिटिव फीडबैक या कैसा भी नेगेटिव भी चलेगा, कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए जो भी मिल सकता है तो मैं ट्राई करूंगा। और किस पे वीडियोस बनाने नेक्स्ट वो आप कमेंट्स में लिखते रहें। मेरे को वीडियो का आइडिया ऐसे मिलता है कि जो भी मेरे से स्टूडेंट्स डाउट्स पूछते हैं, मुझे लगता है कि ये एक टॉपिक है जो और कमांडिंग हो सकता है, तो मैं उस पर वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोग अपने सजेशंस नीचे लिखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।